बड़ी खबर आ रही है, वो जान लीजिए। बिजनौर में यात्रियों से भरी बस पानी में फंस गई है। कोटा वाली नदी में ये पानी है, पानी का तेज बहाव है, जिसकी वजह से ये हादसा। लखनऊ से देहरादून जा रही थी रोडवेज की बस, कड़ी मशक्कत के बाद बस को बाहर निकाला गया। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं हम। जगह है बिजनौर, वहां यात्रियों से भरी बस पानी में फंस गई। कोटा वाली नदी, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं कि कैसे पानी लबालब भरा हुआ है, सड़क दिखाई नहीं दे रही है, इतना पानी है। और बस ड्राइवर उसी पानी में उस बस को आगे लेकर आ रहा था और बस फंस गई। बिल्कुल, आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि यात्रियों की क्या स्थिति रही होगी। बस बीच में जाकर के रुकती है, सड़क के बीचों बीच पानी, और एक तरफ आप देखिए, आप विजुअल में देखेंगे किनारे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। बस फंस चुकी है, रुक चुकी है। बिजनौर से तस्वीरें, ये कोटा वाली नदी का पानी है जो सड़क पर आ गया, और इसमें बस फंसने के बाद लोगों की स्थिति क्या होगी अंदाजा लगाइए। बस जो आप देख रहे हैं लखनऊ से देहरादून जा रही थी, रोडवेज की ये बस है। बहुत मशक्कत की गई तब जाकर के बस को बाहर निकाला जा सका। लबालब पानी की वजह से बस बीचों बीच जाकर के सड़क में रुक गई। हालांकि पानी देख करके आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ कहीं सड़क होती थी, लेकिन कोटा वाली नदी ओवरफ्लो हो गई, पानी सड़क पर आ गया। बस सड़क पर थी और बस बीचों बीच सड़क पर कुछ इस तरीके से रुक गई। हालांकि गनीमत यह है, मशक्कत करने के बाद रेस्क्यू किया गया है, बस को बाहर निकाला गया है। लेकिन इस रोड को तालाब में बदलता हुआ आप देख सकते हैं। कोटा वाला पानी नदी का पानी है, बिजनौर लोकेशन है। ये बस रोडवेज की है, ये जा रही थी लखनऊ से देहरादून, लेकिन बीच सड़क पर फंसने के बाद, काफी मशक्कत के बाद इसे निकाला जा सका है। लोगों की परेशानी का अंदाजा लगाइए, हलकान हो गए सभी। ड्राइवर भी बस को आगे नहीं चलता देख हाथ ऊपर करता है, फिर रेस्क्यू किया गया। यहाँ तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर की तस्वीर आपने देख ली। अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड। श्रीलंका उत्तराखंड से आ रही है ये तस्वीरें। उत्तराखंड के कोटाद्वार नगर के बीच से गुजरने वाला पनियाली नाला भारी बारिश के बाद एक बार फिर उफान पर आ गया है। इससे लोग दहशत में हैं। बिल्कुल, ये आम पड़ाव है और कौड़िया, दो जगह के लोग खौफजदा हैं। उन्हें डर इस बात का है कि पानी और मलबा जिस वेग से बहता आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इनके घरों में दाखिल हो गया, तो ये कैसे बचेंगे। आपको बताते चलें, ये नया नहीं है यहाँ के लोगों के लिए। पिछले साल भी बारिश का पानी और पनियाली गदेरे का पानी जब उफान आया तो कई लोगों के घरों में दाखिल हुआ, और हफ्तों लोग परेशान रहे जब पानी उतरा उनके घर से, ये मलबा और पानी निकल पाया। अब यही डर, यही खौफ एक बार नए सिरे से इस मॉनसून में भी इस लोकेशन पर रहने वाले लोगों के जहन में है, क्योंकि इस गदेरे की जो कंडीशन है वो कमोबेश पिछले साल जैसी ही दिखाई दे रही है। अब आप सोचिए कि यहाँ रहने वाले लोग इसी आवाज के बीच में इस खौफ के साथ जी रहे हैं कि कभी भी इसी आवाज के साथ, वेग के साथ ये पानी और मलबा उनके घरों में दाखिल हो सकता है। ठीक एक साल पहले जब मॉनसून आया था तो कोटद्वार नगर के बीचों बीच ये गुजरने वाला ये पनियाली गदेरा कहा जाता है। जब ये उफान पर आया, एक हफ्ते आम पड़ाव और कौड़िया के लोग अपने घरों से बाहर रहे, क्योंकि उनके घर के भीतर मलबा और पानी रहा। हफ्ते भर के बाद ये पानी मलबा बाहर निकला और लोगों की जिंदगी पटरी पर आई। लेकिन अब यही डर, यही खौफ फिर से है उनके जहन में, क्योंकि यह गदेरा उफान पर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये गदेरे की कंडीशन है, पानी और मलबा बहुत तेजी से बह रहा है, और पिछले साल इसने जद में लिया था कई घरों को। दो गांव हैं जो इसकी जद में आए थे, और दोनों ही गांव के रहने वाले लोग अपना घर हफ्ते भर छोड़ करके कहीं और रह बसर को मजबूर हुए थे। फिलहाल गदेरे की हालत देख के लग रहा है कि वही कंडीशन दोबारा आने वाली है, क्योंकि गदेरा पूरे उफान पर है, थोड़ा सा एज पे है। जरा सा और प्रवाह बढ़ा तो आप अंदाजा लगाइए, सीधे पानी और मलबा लोगों के घरों में दाखिल होगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड कोटद्वार से। वहां पर कैसे बरसाती नाले ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है, उसकी तस्वीर आप देखिए। पानी की रफ्तार कितनी ज्यादा है, उसकी तस्वीर आप देखिए। लोगों के घरों में घुसने लगा है मलबा, उसकी तस्वीर आप देखिए। पनियाली नाला भारी बारिश के बाद उफान पर आ गया है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोग इससे डर गए हैं, दहशत में हैं। आम पड़ाव और कौरिया का इलाका जो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, और ये उत्तराखंड की तस्वीर। अब आगे बढ़ेंगे। बारिश में स्मार्ट सिटी देहरादून की पोल भी खोल दी है बारिश ने। चारों ओर इतना पानी दिखा कि मानो पूरा शहर ही डूब गया हो। मंगलवार रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, और उसके कारण सड़कें पानी पानी हो गई हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून की। कई जगह सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि गाड़ियां भी तैरती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और विवेक, ये तब है जब दावा किया जाता है कि स्मार्ट सिटी देहरादून बनेगा, लेकिन यहाँ कहाँ स्मार्ट, कहाँ सिटी, दोनों ही जगहों पर पानी ही पानी फिरा नजर आ रहा है। देहरादून के
तमाम दावों की पोल खोलने के लिए तस्वीरें काफी हैं। कहने के लिए स्मार्ट सिटी की योजना पर काम चल रहा है, लेकिन सारे मंसूबों पर पानी फेरता ये मॉनसून की शुरुआत वाला बारिश है। और इसी के साथ जरा गाजियाबाद आइए। गाजियाबाद की तस्वीरें भी आपको इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी मिलेंगी कि आयुक्त के सरकारी आवास में पानी घुस गया। बस घंटे भर की बारिश के बाद हालत क्या है जरा देखिए। खोजिए यहां सड़कों को, क्योंकि खोजने से भी आपको सड़कें दिखाई नहीं देंगी। चारों तरफ आपको दिखाई देगा लबालब पानी, और इसमें उतरने के बाद ही कोई इस गेट से भीतर दाखिल हो सकता है। ये नगर आयुक्त का बंगला है। सोचिए ड्रेनेज सिस्टम कितना अच्छा काम किया होगा यहाँ पर कि एक बारिश के बाद ही सरकारी बंगले के सामने भी आप नहीं जा पाएंगे। यानी सरकारी महकमे का कामकाज इतना बढ़िया है कि सरकारी महकमे से बंगले से बाहर निकलने के लिए ही पानी पानी होना पड़ेगा। आम लोगों की परेशानी का अंदाजा तो हम आप घर बैठे लगा सकते हैं। तो सरकारी बाबू का है ये बंगला, गाजियाबाद में नगर आयुक्त का सरकारी बंगला है ये, और उसमें कैसे पानी भर गया है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये बंगला ही सुरक्षित नहीं है, जब इसके आसपास का ड्रेनेज सिस्टम ही साफ नहीं किया गया है, तब ये हालात हैं कि उनके बंगले में पानी घुस गया। आम लोगों के घरों का क्या हाल होता होगा, जो घर निचले इलाके में है, वहां कैसे पानी भर जाता होगा, वहां कैसे मलबा भर जाता होगा, वहां कैसे जनजीवन प्रभावित हो जाता होगा, उसकी तस्वीर आप सोचिए जरा। जबकि ये गाजियाबाद का सरकारी बंगला है और तब ये हाल हुआ है कि जो गाजियाबाद के नगर आयुक्त हैं उनके घर में पानी घुस गया है। अब आगे बढ़ते हैं। बारिश से हर सूबा हलकान है। जल प्रलय ने देश भर में कोहराम मचा दिया हुआ है। जल प्रलय ने देश भर में ऐसा कोहराम मचाया है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कहीं सड़क दरिया बन गई हैं, तो कहीं अस्पताल लाचार है। ये हम आपको अलग अलग राज्यों से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे बारिश की वजह से अलग अलग राज्यों में जीना मुहाल पड़ा हुआ है। कहीं अस्पताल में मरीजों का ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है, तो कहीं सड़कें तालाब बन गई हैं, लोग आ जा नहीं पा रहे। बिल्कुल, अगर इन तस्वीरों की डिटेल्स की बात करें तो पहली तस्वीर मुंबई से है। लैंडस्लाइड के बाद गाड़ियां मलबे में दब गईं। देखिए किस तरीके से वो मलबे के साथ समाती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें भी आपके सामने। ऊना में नदी का ऐसा उफान आया कि रास्ते में जितनी चीजें थी बहती चली गई। बिहार के दरभंगा और सुपौल की तस्वीरें भी देख लीजिए आप। दरभंगा की कंडीशन ये है कि अस्पताल में पानी का कब्जा है। सुपौल में बस स्टेशन पर पानी पानी है, पुलिस स्टेशन पर पानी पानी है। राजस्थान के सीकर और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की भी तस्वीरें सैलाब से कम नजर नहीं आ रही हैं। और बिहार के रोहतास में जल तांडव की भयंकर तस्वीरें हैं। राजधानी दिल्ली की बात कीजिए तो झमाझम बारिश के बाद लोगों को उमस से, गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के जालौन की तस्वीरें मानो शहर को डुबाने के लिए काफी है। इतना पानी है। तो ये तस्वीरें आपने देखी। अब देखिए नोएडा से खबर। नोएडा में भारी बारिश से सड़कों पर पानी। खोड़ा में करीब 4 फुट तक पानी भरा हुआ है। तालाब में तब्दील हो गई है सड़कें। अंदाजा लगाइए, 1-2 फुट नहीं, 3 फुट भी नहीं, पूरे के पूरे 4 फुट सड़क के ऊपर। लोग गाड़ियां लेके निकलने में सोचेंगे कि उनके गाड़ी में पानी ना घुस जाए, उनकी गाड़ी बीच सड़क में बंद ना हो जाए। कैसे वो रास्ता पार करेंगे? ये शहरी इलाका है नोएडा, और वहां पर सड़क पर 4 फुट ज्यादा पानी भर जाए। खोड़ा का इलाका जहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें सिर्फ खोड़ा से सामने आई है। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर पानी ने ऐसे ही जीना मुहाल किया हुआ है। नोएडा में साफ सफाई का क्या हाल है, ड्रेनेज सिस्टम का क्या हाल है, आपको इन तस्वीरों से समझ में आ जाएगा कि सड़क पर 4 फुट तक पानी भर जाता है एक बस बारिश हो जाती है तो। और उसके बाद तस्वीरें आपके सामने हैं। जनजीवन मुहाल है। कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां वहीं रोक दी है, कुछ वहां चला रहे हैं, डर इस बात का कि रास्ते में उनकी गाड़ी कहीं बंद ना हो जाए। और देखिए आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात करते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अब इसी मुद्दे पर महागठबंधन के साथी जेडीयू और आरजेडी में विवाद हो गया है। तो देखिए ये बड़ी खबर, जहां शिक्षा विभाग में अब तनातनी की स्थिति दिखाई दे रही है। अफसर पर बिहार में महागठबंधन में गांठ की स्थिति है। कैसे? मंत्री और अपर मुख्य सचिव में विवाद हो गया है। मंत्री जी और अपर मुख्य सचिव के बीच विवाद इतना बड़ा है कि अधिकारी के पाठक के बचाव में जेडीयू को आना पड़ा है, और ऐसे में गठबंधन में गांठ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। शिक्षा महकमा से मंत्री और अफसर के बीच की खटास खुल करके गठबंधन तक आ गई है। और देखिए इसका असर क्या है।
आपको डिटेल्स देते चले। अफसर के खिलाफ भेजी गई शिकायती चिट्ठी के बाद यह पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ गया है। विवाद तब और बढ़ गया जब के पाठक ने वो आदेश जारी कर दिया जिसमें मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के शिक्षा विभाग में घुसने से ही रोक लगा दी गई। अब इससे नाराजगी बढ़ गई। अगर शिक्षा विभाग में सेक्रेटरी ही नहीं जा पा रहा है, उसकी एंट्री पर बैन लगा दिया गया, तो ये गुस्सा मंत्री तक पहुंचा और अब ये शिक्षा विभाग की आपसी तनातनी गठबंधन तक पहुंच गई है। और अब नीतीश की पार्टी के पाठक के बचाव में है, वहीं आरजेडी के पाठक को हटाने की मांग कर रही है। ये दोनों पार्टियों के बीच में अब अधिकारी को लेकर जो है वो तनातनी शुरू हो गई है। आरजेडी जो है वो हटाने की मांग कर रही है और जो जेडीयू है वो उनके पक्ष में नजर आ रही है। नियम के अनुसार माननीय शिक्षा मंत्री ने पत्र लिखा है, विभागीय मंत्री के बिना सलाह का कोई निर्णय लेना ये सरकारी कामकाज में बाधा डालना, और के पाठक जी को होश हवास से बात करना चाहिए और काम करना चाहिए। सरकार को बदनाम करने का हमेशा ये प्रयास करते हैं। सरकार इस पर उचित कार्रवाई करे। माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहूँगा कि ऐसे अफसरों को कान पकड़कर बाहर निकालना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा पीत पत्र लिखे जाने की सूचना मीडिया से प्राप्त हुई, मैंने उसका अवलोकन नहीं किया है। अपर मुख्य सचिव के पाठक राज्य के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। उनकी कार्यशैली हमेशा जो भी विभाग उनको मिला है एक महत्वपूर्ण उन्होंने हस्ताक्षर किया है। तो ऐसी स्थिति में अब उनके कार्यपालिका और विधायिका में संतुलन बना रहे, यह जरूर उम्मीद की जाती है। अब उन्होंने किस सवाल पर आपत्ति व्यक्त किया है, उसके क्या साक्ष्य है, वो जाने। और देखिए, इसी लड़ाई को लेकर के बीजेपी नीतीश सरकार पर हमला बोल रही है। बिहार में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में शिक्षा विभाग का भगवान ही मालिक है, शिक्षा व्यवस्था बदतर होती जा रही है और नीतीश पीएम बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन जो शिक्षा विभाग है उसकी बदहाली के लिए कौन है देखने वाला, कौन है नीति नियंता, इसका साफ पता नहीं चल रहा है। जब से छोटे भाई ने चरवाहा विद्यालय वाले बड़े भाई के साथ गलबहियां कर दिन दहाड़े जनादेश का अपमान करते हुए सरकार बनाई है और माननीय चंद्रशेखर जी को शिक्षा मंत्री बनाया है, तब से शिक्षा विभाग लगातार सुर्खियों में है। अब तो हद ही हो गई। माननीय मंत्री जी के आप सचिव को विभाग में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया गया। जब मंत्री और अपर मुख्य सचिव की लड़ाई ऐसी सतही स्तर पर उभर कर सामने आ गई, तब तो विभाग का भगवान ही मालिक है। यह शिक्षा व्यवस्था को रसातल में ले जाएगा। सुशासन बाबू, इस पर कोई ध्यान नहीं। ध्यान भी कैसे हो, प्रधानमंत्री बनने का जो सपना मन के अंदर संजो कर बैठे हैं। और इस खबर को देंगे विस्तार, ताजा हाल बताएंगे हमारे संवाददाता प्रकाश। प्रकाश, अब जो लड़ाई सामने आई है जेडीयू और आरजेडी की, जाहिर सी बात है कि इसमें फायदा तो बीजेपी ही उठाएगी, दोनों पर करेगी तंज की आपस में नहीं पट रही है। आए थे बड़ा ज्ञान देने। विवेक, पहले यह समझना होगा कि मामला क्या है। मामला बस इतना ही है कि लोहा लोहे को काटता है। कुछ ऐसा ही बिहार के शिक्षा विभाग में हो रहा है। चंद्रशेखर जब से शिक्षा मंत्री बने हैं तब से अपने विवादित बयानों के लिए, कुछ डिसीजंस के लिए सुर्खियों में रहे हैं। तो ऐसे में जो पहले यहां पर अपर मुख्य सचिव थे उनसे भी विवाद होता था, लेकिन कभी बाहर नहीं आया विवाद। पर जैसे ही के पाठक की तैनाती अपर मुख्य सचिव के तौर पर शिक्षा विभाग में की गई, एक के बाद एक विवाद जो है वो सामने आने लगे। और ताजा विवाद है कि जो मंत्री के पीएस हैं, आप सचिव जो निजी रखे जाते हैं, सरकारी नहीं, उन्होंने एक पीत पत्र, बफ सीट जिसे कहते हैं, वो सीधे अपर मुख्य सचिव को लिख दिया। बस यहीं से मामला और गड़बड़ा गया। अपर मुख्य सचिव की तरफ से सीधे फरमान जारी कर दिया गया है कि जिस पीएस ने ये लिखा है उनकी एंट्री बैन कर दी गई अपने विभाग में ही। तो जाहिर है कि चंद्रशेखर भी इससे बौखलाए और सीधे पहुंच गया सुबह सुबह लालू यादव के दरबार में, जहां उन्होंने हाजिरी लगाई, अपनी बातें रखी। लेकिन जब वो बाहर आए तो उनके सुर थोड़े बदले हुए थे, क्योंकि इन सब मामलों को लेकर के मुख्यमंत्री भी काफी गंभीर हैं। और तेजस्वी जो है अभी विदेश में 9 तारीख को आएंगे, तब इस पर जाकर के आगे बातें होंगी। पर इतना तय है
कि के पाठक की तैनाती ही ये बताती है कि चंद्रशेखर मंत्री को नकेल कसी जाए, उनके जितने कारनामे रहे हैं, जितनी बातें रही हैं, उस पर कैसे उन विवादों को रोका जाए, ये देखना दिलचस्प है। बिल्कुल बिल्कुल ये देखना होगा प्रकाश। जिस तरीके से रामचरितमानस वाला बयान हो, चाहे ये कहें कि गुणवत्ता के लिए हम बाहर से शिक्षकों की भर्ती करना चाहते हैं, वो तमाम बातों के बाद अब इस कांड से, इस प्रकरण से क्या एक्शन लिया जाता है, ये देखना होगा। बात करेंगे उस बैठक की, उस खबर की जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए, राजस्थान को लेकर के कांग्रेस की बड़ी बैठक जारी है। आज बैठक के बाद यह साफ हो सकता है कि राजस्थान में गहलोत और पायलट का युद्ध थमेगा या नहीं। आज पर्दा उठ सकता है उस प्लान से, उस फॉर्मूले से जो गहलोत और पायलट के सियासी सीज फायर को दिखा सकता है, बता सकता है। ये होगा या नहीं, इस बात से पर्दा उठेगा। ये काफी अहम है ये बैठक, क्योंकि अब राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव काफी करीब है, तो उसमें राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच में सुलह कराना काफी अहम हो जाता है। काफी अहम मुद्दा है ये कि राजस्थान में जैसे पायलट जो हैं वो अनशन पर बैठ जाते हैं गहलोत के खिलाफ, जैसे जो गहलोत के खिलाफ वो बयानबाजी करते हैं और जो गहलोत हैं वो पायलट के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, दोनों खेमे अलग अलग हो जाते हैं। कई बार तो ऐसी खबरें आने लगती हैं कि पायलट अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं। ऐसी खबरें इसलिए आती हैं, भले वो पार्टी बनाए या ना बनाए, लेकिन खबरें इसलिए आती हैं क्योंकि दोनों का मनमुटाव पब्लिक डोमेन में है, सामने है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, यह बात जग जाहिर है। तो इसी मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस आलाकमान बैठक कर रही है और दोनों के बीच का जो रगड़ा है वो खत्म कराने की कोशिश होगी इस बैठक में। राजस्थान को लेकर है ये बड़ी खबर। बैठक के बाद एक फैसला हो सकता है जिसमें गहलोत और पायलट के बीच जो युद्ध चल रहा है वो रोकने की कोशिश होगी। आलाकमान इस पर फैसला लेगा। हो सकता है कि पायलट को कोई अलग जिम्मेदारी दे दी जाए, लेकिन अहम यह हो जाता है कि पायलट को जो जिम्मेदारी दी जाएगी स्नेहलता, उससे गहलोत कितना खुश होंगे, क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के लिए। बिल्कुल, और इसीलिए आज तमाम बड़े नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को आप फ्रेम में देख रहे हैं। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अशोक गहलोत भी जुड़े और कोशिश यही रही कि आज मतभेद को मनभेद में ना बदलने दिया जाए, कोई फॉर्मूला निकाला जाए। और इस बीच अगली खबर जान लीजिए। चुनाव से पहले गहलोत और पायलट में युद्ध रोकने के लिए, वार और पलटवार रोकने के लिए आज इस बैठक में आलाकमान कई फॉर्मूले पर बात कर सकता है। सूत्रों की माने तो सचिन पायलट फिर से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद चाहते हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाना चाहता है। बीच के रास्ते के तौर पर उन्हें चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया जा सकता है। एक बार फिर जानिए यह बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से आई है। सचिन पायलट फिर से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद चाहते हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाना चाहता है। बीच का रास्ता यह है कि उन्हें चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया जा सकता है। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे, देंगे इस खबर को विस्तार। जैनेंद्र, क्या होने वाला है, संभावनाएं किसकी है? अब की बार इस मीटिंग से हल निकल जाएगा कि नहीं कुछ परमानेंट? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये बैठक जो है वो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के है। पायलट की जो मांगे हैं और गहलोत बनाम पायलट का जो मामला है, इसको लेकर के एक पंचायत तकरीबन 1 महीने पहले हो चुकी है। गहलोत और पायलट के सामने राहुल और खड़गे ने उनके साथ बैठक की थी और लंबी बात की थी, और इसके बाद कुछ दिनों पहले प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ एक और दौर की बैठक हो चुकी है। जैसा आपने बताया दर्शकों को कि सचिन पायलट के लिए लीडरशिप जो है, सेंट्रल लीडरशिप उनको केंद्र की राजनीति में लाना चाहती है, महासचिव का पद देना चाहती है। सचिन पायलट राजस्थान नहीं छोड़ना चाहते। उनके करीबी सूत्र बताते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। बीच का रास्ता संभावित जो है वो कैंपेन कमेटी का प्रमुख हो सकता है, और उसके जरिए एक संकेत दिया जा सकता है कि अगली बार अगर फिर सरकार आई तो उसमें पायलट की भूमिका जो है वो ज्यादा बड़ी रहने वाली है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये मंजूर होगा, पहले तो पायलट को और खुद गहलोत को भी। इसके अलावा देखिए, मूल बात यह है कि आने वाले समय में जो टिकट बंटने वाले हैं उसमें सचिन पायलट जो है वो अपना ज्यादा दबदबा चाहते हैं, तो इसको कैसे पार्टी इंश्योर करेगी, ये एक सवाल है। आज की ये जो बैठक है ये सचिन पायलट के भविष्य और उनकी भूमिका को तय करने से ज्यादा राजस्थान में सरकार जो कांग्रेस की है उसको कैसे रिपीट किया जाए, क्या क्या कमजोरियां हैं, अलग अलग इलाकों से क्या फीडबैक है, क्या क्या चुनौतियां हैं, इन सारी चीजों को लेकर के विचार विमर्श किया जाएगा। और जो फीडबैक आएंगे वो अहम होंगे, जो आने वाले दिनों में फैसले लिए जाने हैं। चुनाव को लेकर के अलग अलग कमेटियां बनाई जानी है। एक तो कैंपेन कमेटी बननी है, स्क्रीनिंग कमेटी बननी है, क्या प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की जरूरत है, क्या एक उप मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत है ताकि उस वर्ग को रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके
के, जिसे अभी रिप्रेजेंटेशन उस तरीके से नहीं मिला है और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तमाम जो फैसले होने हैं राजस्थान को लेकर के आने वाले दिनों में, उसके लिए यह बैठक अहम है, लेकिन निश्चित तौर पर असली सवाल पायलट की भूमिका को लेकर के है, वो स्पष्ट नहीं है अब तक। देखना यही है कि पायलट को क्या भूमिका मिलती है, और उसमें आज की जो बैठक है उसका उसकी एक अहम भूमिका जरूर होगी कि पायलट आज की बैठक में क्या कहते हैं, और जो अलग अलग फीडबैक आता है उन फीडबैक का पायलट से क्या संबंध होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल हमारे साथ मनीष भी जुड़ गए, हमारे सहयोगी, उनसे भी जानकारी लेते हैं कि इस मीटिंग में देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अशोक गहलोत जुड़े हैं। अशोक गहलोत को जानते हैं, पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, उनकी बातचीत किससे है, आला कमान से कैसा कोऑर्डिनेशन है, ये सभी जानते हैं। लेकिन आज की इस बैठक से क्या छन छन के जानकारियां आ रही है मनीष, उन्हें देख करके क्या लग रहा है? स्नेहलता, अगर पूरे मामले पर अगर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अशोक गहलोत ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही अशोक गहलोत है। ये कोई कहना अतिशयोक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि आज की बैठक में अगर सचिन पायलट की जिम्मेदारी तय होने पर बिल्कुल भी अगर थोड़ी बहुत भी बात होती है तो ये मानकर चलिए जातिगत समीकरण अशोक गहलोत की सबसे बड़ी प्रमुखता होंगे। ऐसे में हरीश चौधरी जो कि जाट समुदाय से आते हैं और गोविंद सिंह डोटासरा जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष है वो भी जाट समुदाय से हैं। चूंकि बीजेपी ने लंबे समय तक यहां पर सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष रखा और अब एक ब्राह्मण चेहरे को लेकर आए, लेकिन अशोक गहलोत जानते हैं कि राजस्थान में जो मार्शल कौम है उनमें एक बड़ी कौम जाट समुदाय है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बदलने का रिस्क अशोक गहलोत लेना नहीं चाहेंगे। बावजूद उसके अगर उनको लगता है कि सचिन पायलट और उनके खेमे का दबाव है तो ऐसे में एक बीच का नाम आता है धीरज गुर्जर। लेकिन ये तमाम संभावनाएं और अटकलें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि जितनी भी कमेटियां बननी है उनमें अशोक गहलोत का जो दबदबा है वो कायम रहने वाला है। ये जरूर है कि सचिन पायलट को एक अहम प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ सिंबल नहीं है। अगर चुनाव नजदीक है तो सिर्फ किसी जाति को अपीज करने के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त में टिकट बंटवारे को लेकर भी लोगों की महत्वाकांक्षाएं रहती हैं। तो उस लिहाज से देखा जाएगा या फिर पार्टी के भीतर शांति बनी रहे इसीलिए किसी जाति को साधा जाएगा? स्नेहलता, आपके जो सवाल है उसी में उसका जवाब है कि अशोक गहलोत जातिगत साथ साथ ये देखना चाहेंगे कि टिकट बंटवारे में उनका दबदबा बना रहे। ऐसे में वो एन चुनाव से 4 महीने पहले ऐसा कोई कदम उठाने नहीं देंगे जिसमें उनको लगे कि टिकटों के बंटवारे में सचिन पायलट या दूसरे किसी खेमे का दबदबा कायम हो सकता है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाना खासतौर पर 4 महीने पहले, तो अशोक गहलोत इस पर बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे। और सचिन पायलट की भूमिका का जैसा हम शुरू से कहते रहे कि सचिन पायलट ये तय कर चुके हैं कि आला कमान जो उन्हें कहेगा वो उसे मानेंगे। और 1 महीना जो बीता 1 महीना है वो इस बात का गवाह है कि सचिन पायलट ने कभी भी पार्टी आला कमान, नेतृत्व या अशोक गहलोत या सरकार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। और जहां तक अशोक गहलोत का कदम है, अगर आप 1 दिन पहले जो अशोक गहलोत ने ट्वीट किया उस पर जाएं तो उन्होंने कहा कि जो पेपर लीक प्रकरण में दोषी पाए जाएंगे उनके लिए उम्र कैद। तो यानी सचिन पायलट की जो एक मांग थी उसको कहीं ना कहीं ठंडा करके अशोक गहलोत इस बैठक में पहुंचे हैं। तो वो ये कहने के लिए भी तैयार है कि मैं मान रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं आरपीएससी को भंग करना तो वो संवैधानिक संस्था है, उसको इस तरीके से भंग नहीं किया जा सकता। रही बात वसुंधरा के भ्रष्टाचार के मामलों की, तो वो पहले ही हो चुका है, तो कोई भी ऐसा मामला बचा नहीं है। तो अशोक गहलोत अपनी तरफ से होमवर्क पूरा कर चुके हैं। सचिन पायलट के लिए कोई बहुत बड़ी भूमिका राजस्थान में अशोक गहलोत होने नहीं देंगे। सरकार में संख्या बल गिना जाता है और आज की तारीख में हम आपको फिर बार बार कहते हैं कि आज की तारीख में अगर कांग्रेस के 106 विधायक हैं तो उनमें से 70 से लेकर 80 अशोक गहलोत खेमे के कहे और माने जाते हैं। तो हेड काउंट होगा तो भी अशोक गहलोत सर्वे सर्वा। सरकार की योजनाएं रिपीट होने की स्थिति जो कि राजस्थान में कभी नहीं हुआ। 2 दशक से परंपरा है कि सरकार एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। सत्ता की रोटी पलटने की आदत है राजस्थान के लोगों को। देखते ये है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर किस तरीके से बात बनती है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। आपको मध्य प्रदेश से कुछ बड़ी तस्वीरें आई हैं। मध्य प्रदेश जहां सीधी में जो शर्मनाक कांड हुआ, फिर आरोपी अरेस्ट हो गया, उसके घर बुलडोजर चला और आज सीएम शिवराज ने पीड़ित से मुलाकात की और उसके पैर भी धोए। पीड़ितों को सीएम शिवराज ने अपने घर बुलाकर सम्मान किया, माफी मांगी और न्याय का भरोसा भी दिया। ये वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही हैं मेरे अगल बगल कि कैसे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित के पैर धोए हैं और फूलों की माला पहनाई है, उसे तिलक भी लगाया है और उसके साथ मिलकर पेड़ भी लगाया है। बात यह है कि अब लोग ये कह रहे हैं
विरोधी खेमा भी ये कह रहा है कि अब ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। अगर मनोबल इतना नहीं बढ़ा होता तो क्या ऐसी घटना को वो व्यक्ति अंजाम देता। हालांकि अपराध कभी भी होते हैं, ये भी कही जाती है बात, ये भी मान्यता है और ये भी मानी जाने वाली बात है। लेकिन उसके बाद जब सरकार की थू-थू होने लगी, उसके बाद ये उठाया गया कदम है, ऐसा बताया जा रहा है। विरोधी खेमा भी ऐसा कह रहा है। ये तस्वीरें वही हैं कि जिस शख्स पर पेशाब करने का मामला सामने आया था, अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उससे मिले, उससे तिलक लगाया, उससे फूलों की माला पहनाई और उसके बाद उसके पैर धोए, ऐसे उसका सम्मान किया और साथ में यह भरोसा दिया कि ऐसी कार्रवाई करने वाले तो बख्शे नहीं जाएंगे और जिसने ये कार्रवाई की है वो भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री ने दशमत के पैर धोकर के साबित कर दिया कि बीजेपी सरकार कितनी सहृदय, गरीबों का सम्मान करने वाली है। इसे आदिवासी वोट या वोट बैंक से जोड़कर ना देखा जाए। शिवराज ने उनको सुदामा कहकर साबित कर दिया वो कितनी गहराई से सोचते हैं। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। मिश्रा जी, सीधी वाली जो घटना है और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने वो जो दशमत है उसको खुद अपने घर बुलाया, सम्मान किया, पैर धोए, तो क्या ये सरकार की डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज है या कुछ और? ये उदारता है, महानता है, मानवता है। आप ये सोचिए ना कि जहाँ कार्रवाई करनी थी वहाँ कोई संकोच नहीं हुआ। जो विकृत मानसिकता का व्यक्ति था, जिसने अपराध किया था, उसके साथ अपराधी जैसा सलूक हुआ। उस पर केस लगाया, उसे गिरफ्तार किया, उसको जेल भेजा, अतिक्रमण उसका तोड़ा, एनएसी की कार्रवाई उस पर मुख्यमंत्री जी ने तत्काल करी। ये एक पक्ष था। दूसरा पक्ष ये है कार्यकर्ता को संदेश देना, समाज में संदेश देना, शीर्ष शून्य पे और शून्य शिखर पे, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और इसलिए उसके पैर धो के माथे से लगाए, उन्हें जल को लगाया। ये अपने आप में अनूठी बात है। अंत्योदय जो दीनदयाल जी का है, अंत के व्यक्ति का उदय, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। बाकी लोग तो राजनीति की रोटियां सेकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं सुदामा हूँ दशमत का। एक ही बात है, ये भाव सभी वही संदेश देते हैं। समानता का संदेश देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हैं, भ्रातृत्व भाव का संदेश देते हैं। ऐसा नहीं लगा कि आदिवासी सीट्स पे मुश्किल हो जाएगी इस घटना के बाद? अरे ऐसा नहीं भाई, ये विषय अलग है। वो एक व्यक्ति की विकृत मानसिकता की वो सजा दिलवाने में कोई कमी नहीं रखी, ये अलग कर दिया। सब ठीक सर, एकदम। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, इनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से सहृदयता दिखाई है वो भलभन साहब एक संदेश देना है पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं को कि आदिवासियों का सम्मान किया जाए और अगर ऐसी कार्रवाई हो जाए तो दूसरी तरफ सरकार ऐसी सख्त कार्रवाई करने से भी रुकेगी नहीं। कैमरामैन हुमैन के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, भोपाल। तो आपने सुना नरोत्तम मिश्रा को, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के। सीएम शिवराज की ओर से मिले सम्मान पर सीधी कान के पीड़ित ने आभार जताया है और आरोपी पर हुई कार्रवाई को लेकर खुशी भी जताई है। साथ मंत्री पास आए, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे मंत्री ने संग में फूल लगाए, हमारे परिवार से बात किए, हमको यही अच्छा लगा। हम सर बहुत दूर से आ रहे हैं, साहब से मिल के अब जा रहे हैं घर जी, और कुछ नहीं कहना है। बात करते हैं मौसम के बाद की। नोएडा में भारी बारिश ने सड़कों पर पानी ही पानी कर दिया है। खोड़ा की तस्वीरें आएंगी, आपको दिखाएंगे, जहां 4 फुट तक पानी भर गया। अब सड़क को ढूंढ पाना मुश्किल है क्योंकि 4 फुट पानी का मतलब तालाब में तब्दील सड़कें दिखाई दे रही हैं। खोड़ा का ये हाल है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गाड़ियां किस रफ्तार में चल रही हैं, किस कदर चल रही हैं, इसका अंदाजा लगाइए कि 4 फुट तक पानी भर चुका है। बाकी जो खड़ी कार है उससे आप उसके टायर को देखिए कितना डूब चुकी है। और ये तस्वीर आई जब 2 घंटे जोरदार बारिश हुई और उसके बाद नोएडा के खोड़ा की सड़क की तस्वीरें हैं आपके सामने। जगह जगह से जल जमाव की तस्वीरें आई हैं, लेकिन ये मौजूदा हालात खोड़ा से है, नोएडा से है। ज्यादा डिटेल्स के लिए सबसे पहले रुक करते हैं हमारे सहयोगी दिव्यांकर तिवारी, उनसे जानते हैं उनकी लोकेशन कहां खड़े हैं और आने इस 2 घंटे की बारिश हुई होगी दिव्यांकर, ज्यादा नहीं, उसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो डरावनी है। जी बिल्कुल स्नेहलता, मैं सेक्टर 62 में ही फिलहाल मौजूद हूँ। तस्वीरें क्या है वो देखिए, यहाँ पर काफी ज्यादा पानी भरा हुआ है। नीचे यहाँ पर बात किया तो कई सारी जो गाड़ियाँ हैं, बारिश में इस जो जल भराव की स्थितियाँ हुई थी
उसमें फंस गई थी और उसके बाद यहाँ पर खराब हो गई हैं। इंतजार कर रहे हैं लोग, कोशिश कर रहे हैं। और सामने इसके अलावा ऑटो भी एक खड़ा हुआ नजर आएगा, वो भी खराब हो गया है। इस बारिश के चलते जो जल भराव की स्थितियां हुई थी और उसके बीच फंसे होने के बाद ये ऑटो भी खराब हो गया है। और अगर बात की जाए तो नोएडा की गिनती यूपी के सबसे स्वच्छ, सबसे साफ शहरों में होती है। पहले पायदान पर नोएडा की गिनती होती है, लेकिन क्या तस्वीरें हैं, अथॉरिटी की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं, इसकी साफ तौर से ये गवाही देती हुई ये तस्वीरें हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है जिनकी गाड़ियां फंस गई थी, उनसे हम बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा आशीष नाम है। गाड़ी आपकी खराब हो गई? हाँ जी, गाड़ी खराब हो गई। बताओ कितना इतना पानी भर रहा है, साइलेंसर में पानी पहुंच गया, कम से कम 50 गाड़ी खराब हो गई है। क्या है भैया? आशीष गाड़ी सर पानी की वजह से गाड़ी बंद हो जा रही है, इतना पानी भर रहा है, बहुत सारा पानी हो रहा है, चक्कर में गाड़ी बंद हो रही है, खराब हो चुकी है। 50 गाड़ी खड़ी है। दिव्यांकर, आप जहां खड़े हैं उसके पीछे जब कैमरामैन दिखा रहे थे, कैमरामैन को कहिए पीछे तक दिखाएं कि जब गाड़ी वहां से आ रही है तो आधी से ज्यादा डूबी हुई नजर आ रही है। अगर वो सीडान है तो समझिए कि उसके ऊपर तक पानी दिख रहा है, वो आधी से ज्यादा डूबी हुई है। बिल्कुल विवेक, मैं बिल्कुल वो कोशिश करूंगा कि मेरे कैमरा पर्सन हेमंत वो तस्वीरें दिखाए। सर, ये एक बार तस्वीरें जूम करके दिखाइए किस तरह से जो गाड़ियां आ रही हैं वो किस तरह बिल्कुल से। दिव्यांकर, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है जगह जगह कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। शुक्रिया तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए दिव्यांकर। खबर मिल रही है कि महंगाई के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। यह प्रदर्शन है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। पिछले दिनों जिस तरीके से टमाटर समेत बाकी सब्जियों के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, दाम बढ़े हैं, उससे आम आदमी परेशान है। महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन की तस्वीरें, ये देखिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए ये पिटारों में भरकर सब्जी, गले में माला टमाटर की और नींबू की, ये माला पहन करके यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। यहाँ महंगाई के खिलाफ स्लोगन वाले ये बैनर पोस्टर ही नहीं बल्कि पिटारे में सब्जी लेकर के आए हैं। मतलब तिजोरी में रख करके आप सब्जियों को बंद कर दीजिए साहब, इतनी महंगी। ये महंगाई की तस्वीरें और ये उसी से प्रेरित हैं कि प्रवक्ता और नेता सुप्रिया सिनेत सामने आई थी और उन्होंने दिखाया था कि कैसे एक बड़े से पोटली में उन्होंने जो महंगी महंगी चीजें हैं, टमाटर, अदरक रख रखा था, वैसे ही ये प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद उसी से प्रेरित होकर।